प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम में निहित कहानी धुलाई वाली पर बातचीत करेंगे। जैसा कि हम पिछले पाठ में ये देख चुके हैं कि इस कहानी की लेखिका बंग महिला है, जिनका वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था। और हमने इस कहानी पे या इसके जो ऐतिहासिक महत्व है उस पर हमने बातचीत पिछले पाठ में की थी। आज हम इसकी व्याख्या के कुछ बिंदुओं पर बातचीत करने जा रहे हैं। धुलाई वाली कहानी हिंदी की आरंभिक कहानियों में से एक मानी जाती है और इस कहानी में लेखिका ने रेल यात्रा का वर्णन किया है। कहानी में 4 खंड हैं। पहला जो खंड है उसमें नवागत मनुष्य जो अपनी पत्नी को लेने के लिए बनारस के दशा अश्वमेध घाट पर आता है, उसका वर्णन है। और उसके साथ उसकी पत्नी की बहन यानी साली सीता की बातचीत है और जानकी देवी से बंशीधर की बातचीत का उसमें जिक्र है। साथ ही इसमें मुख्य रूप से जो चरित्र चित्रण हुआ है वो नवल किशोर का हुआ है, जो बंशीधर का ममेरा भाई है। उसका चरित्र चित्रण पहले खंड में हमें देखने को मिलता है। बात हम करें इसके प्रमुख संवादों की तो वो इस प्रकार से है। जैसे जब बंशीधर अपने ससुराल आते हैं और पत्नी से कहते हैं कि हमें आज ही चलना है, तो वहाँ पाठक को ये लगता है कि जो जानकी देवी है वह विवश है और अपने पति की इच्छा को ही वह सर्वोपरि समझती है। एक कथन है कि तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है, ये कथन बंशीधर का है। यहाँ पर जो नवल किशोर है उनकी एक आदत है हंसी मजाक करने की। उस हंसी मजाक करने की आदत पर जानकी देवी जो टिप्पणी करती है वो इस प्रकार से है। वो कहती है कि उनकी हंसी से मेरे नाकों में दम आ जाएगा। हंसी ठट्ठा भी राह से अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। यह जो संवाद है इससे हमें जो इसका ममेरा भाई है बंशीधर का, उसके चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है कि वो हंसी मजाक करने वाला और मस्खरा टाइप का व्यक्ति है। और इसमें वो एक प्रसंग भी बताती है कि किस तरह से जब वो नई गई थी तो इसकी शिकायत नवल किशोर ने अपनी बुआ से की थी और इसके यानी जानकी देवी के बारे में कहा था कि बुआ तुम्हारी बहू पुड़ियाँ खा रही है। जब ये सुना था तो जानकी देवी याद करती हुई बताती है कि वह शर्म से लाल हो गई थी। तो इस प्रकार की जो हंसी मजाक देवर भाभी में चलती है उसका जिक्र इस खंड के अंतर्गत किया गया है। भाषा की बात करें हम इस पहले खंड में तो इसमें हम ये देखते हैं कि
कुछ मुहावरे उस समय के हैं वो इसमें प्रयोग किए गए हैं, जैसे दोस्ती में बट्टा लगना, यानी दोस्ती बिगड़ जाना। ये मुहावरा तब आता है जब बंशीधर कहता है कि हम एक ही ट्रेन से मुगल सराय से इलाहाबाद तक जाएंगे, तो वह कहती है कि अगर अलग अलग ट्रेन में जाते तो क्या दोस्ती में बट्टा लग जाता। मतलब जो नवल किशोर है और ये जो बंशीधर है वो एक ही ट्रेन से वहाँ जाना चाहते हैं इलाहाबाद, और जो जानकी देवी है वो नहीं चाहती है। क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि उसको जो नवल किशोर है उसकी हंसी मजाक करने की आदत है जो इसको सहन नहीं होती है। दूसरा जो मुहावरा आया है वो है मारे शर्म के मर जाना, यानी अत्यधिक शर्मसार होना। और आँखों में सावन भादों की झड़ी लगना। तो ये जो मुहावरा है उसका प्रयोग उन्होंने जब जानकी देवी विदा होती है तो उसके जो रोने का जो प्रसंग है उसके बारे में कहा है। और ये एक जो परंपरा है कि जब लड़की विदा होती है तो वह किस प्रकार से रोती है, उसके बारे में ये बात कही गई है। और बंशीधर कहते हैं कि मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो जाना। तो ये जो बात कहते हैं कि रो रुला कर तैयार हो जाना, मतलब एक जो औपचारिकता बन गई है रोने की विदा होते समय, वो पति उसको औपचारिकता मानता है, जबकि जो स्त्री है उसका दुख दर्द कुछ अलग ही होता है घर छोड़ने का। इसका ये चीज़ें मैंने जो बताई आपको ये पहले खंड में वर्णित है। बात हम करें दूसरे खंड की। दूसरे खंड में बंशीधर और जानकी देवी का इक्के में सवार होकर मुगल सराय जाने का वर्णन है, मतलब बनारस से मुगल सराय जाने का वर्णन है। इस खंड में जानकी देवी की बहन सीता, उसकी विधवा माँ और भाई की पारिवारिक स्थिति का भी वर्णन है जो कि अत्यंत गरीब है। और बंशीधर के जो चरित्र में जो वर्ग दिखा हुआ है, जो हिपोक्रेसी है, उसका भी वर्णन इस खंड के अंतर्गत हुआ है। हिपोक्रेसी इस प्रकार से दिखाई गई है कि जब जाने की प्रश्न आता है कि किस तरह से मुगल सराय तक जाया जाए, तो बंशीधर के मन में ये द्वंद्व चलता है कि जो भले घर की स्त्री है, मतलब उसकी पत्नी है, वो इक्के में कैसे जाएगी, उसको तो पालकी में जाना चाहिए। लेकिन जब पालकी वाला ज़्यादा रुपए मांगता है तो फिर वो इक्के में ही जाना कबूल कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो वर्ग दिखा हुआ है उसका इसमें जिक्र है। कुछ कथन इस प्रकार से आए हैं, जैसे धोती तो धोती पहनने से काम क्या ये बुरी है। धोती तो धोती पहनने से काम क्या ये बुरी है, ये जानकी देवी कहती है। ये उस प्रसंग में कहती है जब बंशीधर अपनी जो सूती धोती है उसको घर भूल के आ जाता है और अपनी पत्नी से अपनी इस दुविधा को कहता है कि नवल किशोर कट्टर स्वदेशी है और कट्टर स्वदेशी होने के नाते वो उस पर ताने मारेंगे, कई बातें सुनाएंगे। तो वो कहती है कि धोती तो धोती, चाहे वो विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, उसको पहनने से काम है, ये बुरी नहीं है। ऐसी बात जानकी देवी उससे कहती है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि जो जानकी देवी है वो एक व्यवहारिक और सरल विचारों वाली स्त्री है। और इसमें यह भी पता चलता है कि जो नवल किशोर है वो कट्टर स्वदेशी है। और उस समय क्योंकि स्वदेशी आंदोलन का जोर था, जब ये कहानी लिखी जा रही थी तब देश में स्वतंत्रता आंदोलन की जो सुगबुगाहट वो शुरू हो गई थी, तो उसका भी हमें पता इस कहानी से लगता है। बात करें मुहावरों की, तो कुछ इसमें मुहावरे आए हैं, जैसे कि जो अत्यंत घनिष्ठ प्रेम दोनों भाइयों का है, बंशीधर और नवल किशोर का, उसको बताने के लिए लेखिका ने कहा है कि वो एक जान दो कालिब है, यानी अत्यंत घनिष्ठ मित्र है। एक जान है, उनकी आत्मा एक है, दो शरीर है। ऐसा मुहावरा उन्होंने इनके संदर्भ में प्रयोग किया है। दूसरी बात करें अगड़ बगड़ सोचना, तो इसमें जब ये सवार होते हैं रेल में तो अगड़ बगड़ बेतरतीब चिंतन करना शुरू कर देते हैं, इसका जिक्र इसमें हुआ है। अब हम बात करें कहानी का जो तीसरा खंड है, उसमें मिर्ज़ापुर स्टेशन का वर्णन है। इसमें
कई किरदार सामने आते हैं। जैसे पहली तो एक स्त्री आती है जो कि बिना टिकट वाली स्त्री है, बेटिकट स्त्री है, जिसका पति डिब्बे में नहीं है और जब ट्रेन छूट जाती है तो वो रोने लग जाती है, अस्पष्ट स्वर में रोने लग जाती है। और साथ ही डिब्बे के भीतर कुछ देहात की ग्रामीण स्त्रियां हैं, वो भी उसी रेल के डिब्बे में है जिसमें बंशीधर बैठे हुए हैं। इनकी पत्नी जानकी देवी जनाना जो डिब्बा है उसमें बैठती है, महिलाओं के लिए जो डिब्बा अलग होता था उसमें बैठती है। तो इस खंड के अंतर्गत कहानी का जो नाम है, शीर्षक है दुलाई वाली, उसका प्रवेश भी तीसरे खंड में होता है। अब ये जो दुलाई वाली है वो एक स्त्री है जो बंशीधर और वो जो बेटिकट स्त्री और गांव की महिलाएं हैं देहात की, जिस डिब्बे में बैठी है उसी में एक सीट पर ये दुलाई ओढ़े हुए महिला बैठी है। इसकी विशेषता ये है कि फ्रांसीसी सीट की दुलाई ओढ़े हुए है और घूंघट निकाले हुए हैं और घूंघट में से आंख बना करके बार बार बंशीधर को देख रही है। तो बंशीधर उसका ये जब इस प्रकार का हरकत देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये भले घर की स्त्री नहीं है, बार बार मुझे देख रही है, जबकि उसको वो भले घर की स्त्री कहते हैं। वो जो स्त्री बेटिकट है, जो बेचारी रो रही है, उसको वो भले घर की स्त्री कहते हैं। भले घर की स्त्री का मतलब ये हुआ कि वह पूरी तरह से घूंघट से नज़र नीची है, घूंघट पहने हुए है, तो इस तरह से चुपचाप है, तो पूरा शरीर ढके हुए है, तो उसको वो भले घर की स्त्री कह रहे हैं। तो इस तरह से उनकी एक परिभाषा वो अपने हिसाब से देते हैं कि भले घर की स्त्री किसे कहते हैं। तो इससे भी हमें जो उनकी जो मानसिकता है बंशीधर की, वो पता चलता है कि स्त्रियों के बारे में उनकी कैसी मानसिकता है। इसी तरह से इसमें जो गंवई महिलाएं हैं उनके जो संवाद है, जो संभवतः पूर्वी भाषा में है, वो बड़े रोचक हैं। जैसे कि वो उनकी भाषा में वो प्रयाग जी कहती हैं, यानी प्रयाग जी, यानी इलाहाबाद का जो नाम है वो प्रयाग है, तो वो प्रयाग जी, अपनी भाषा में इसको प्रयाग जी कहते हैं कि प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला, ये उनकी भाषा का एक वाक्य है। तो इसका मतलब है कि प्रयाग जी जहाँ मनई यानी लोग बाग मकर स्नान करने के लिए जाते हैं। इसी तरह इलाहाबाद जो शब्द आया वो इलाहाबाद के लिए आया है, और टिकस शब्द आया है वो टिकट के लिए आया है। इसी तरह मोगल के सराय, ये शब्द मुगल सराय स्टेशन के लिए आया है। अब इस खंड के अंतर्गत जब समस्या ये आती है कि उस स्त्री के पास टिकट नहीं है, उसका पति उसे डिब्बे में बिठा के छोड़ गया है, तो बंशीधर उसको आश्वासन देते हैं कि जब तक पिछली ट्रेन से इसका पति इसके पास नहीं आ जाता है तब तक इसकी रक्षा का दायित्व मैं लूँगा, ऐसा वो उसको आश्वासन देता है। इस पर लोग इस तरह की जो पहल ये करता है बंशीधर, इस पर लोग तरह तरह की टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं, अकल के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देते हैं। कैसे करते हैं? एक आदमी तो यहाँ तक कहता है कि बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। मतलब एक आदमी ये कल्पना करता है कि जो बंशीधर की जो सहानुभूति है वो दिखावटी है और उसकी नज़र उस महिला के जेवरों पर है जिसको वो लेकर के रवाना हो जाएगा। इसी तरह से तरह तरह के लोग बातें उस डिब्बे में करने लग जाते हैं, जैसा कि स्वाभाविक है, बस और रेलों के अंदर ऐसा होता है। वहीं पर एक लाठी वाला आदमी भी खड़ा हुआ है जो इस बात को सुन करके कि उसके जेवर लेके रफू चक्कर हो जाएंगे, कहता है कि का बाबूजी कुछ हमरो साझा, मतलब लाठी दिखा के कहता है कि कुछ इस जो आपको जेवर मिले उसमें मेरा भी साझा होना चाहिए। इस पर बंशीधर बहुत गुस्सा होता है और उसको बहुत भला बुरा सुनाता है। तो यहाँ से ये खंड समाप्त होता है, चौथा खंड। अगला जो खंड होगा वो इलाहाबाद स्टेशन पर जब गाड़ी रुकेगी और वहाँ पर क्या घटना घटती है उसका उसमें वर्णन होगा। इस खंड में, तीसरे खंड में जो बातें, जो भाषागत प्रयोग लेखिका ने किए हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे भले घर की स्त्री की क्या एक छवि होती है उसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अलावा निराले में बैठना, इस मुहावरे का मतलब है एकांत में बैठना। पेट राम की पूजा करना, लेखिका की जो भाषा है वो बड़ी लाक्षणिक भाषा है। वो रेल को रेल देवी कहती है ना, और वो कहती है कि रेल का लेना देना, यानी रेल क्या लेती है और क्या देती है, यानी यात्रियों का चढ़ना उतरने को
लेखिका अपनी भाषा में रेल का लेना देना कहती है। इसी तरह से जब मिर्ज़ापुर स्टेशन पे बंशीधर कुछ खाने उतरता है तो उसको लेखिका अपनी भाषा में कहती है कि पेट राम की पूजा करने के लिए उतरता है, और या पेट का धंधा करना, यानी पेट की पूजा करना या भोजन करना। इसी तरह से आकाश पाताल सोचना, यानी बेसिर की बातें, इधर उधर की बातें मन में सोचना। ये सारी बातें, ये मुहावरे इस पाठ के अंतर्गत आते हैं। अब हम करते हैं इसके आखिरी अंतिम खंड की हम बातचीत। कहानी का जो चौथा और आखिरी खंड है उसमें इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की घटना है, देश काल लिया गया है और वहाँ की जो घटनाएं हैं उसका इसमें चित्रण किया गया है। संवाद भी इसमें वहीं की हैं। जैसे कि जब वो देखते हैं एक बूढ़ी स्त्री को वहाँ छोड़ कर के जाते हैं, उस महिला के बाद बेटिकट महिला के पास छोड़ करके बंशीधर कहीं जाते हैं, तो पीछे से आके देखते हैं तो वो बूढ़ी स्त्री वहाँ से गायब मिलती है और वह स्त्री भी वहाँ से गायब मिलती है जिसको वो छोड़ के गए थे, बेटिकट महिला। तो और वो देखते हैं कि वो जो धुलाई वाली महिला है वो उस तरफ आ रही है, तो उसको, क्योंकि वह पहले से ही उसको चरित्रहीन समझ चुके थे, क्योंकि बार बार वो आंख बना के देख रही थी, तो वो कहते हैं, बंशीधर उस धुलाई वाली स्त्री से कहते हैं कि तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। ये बात जब बंशीधर कहते हैं तो उसी समय नवल किशोर खिलखिला उठते हैं और दरअसल पता चलता है, रहस्य उद्घाटन होता है कि वो जो धुलाई वाली जो स्त्री है वो वास्तव में उसके मित्र नवल किशोर ही है, और हंसी मजाक करने के लिए वो धुलाई ओढ़ करके अपने मित्र बंशीधर को और अपनी स्त्री को उल्लू बनाने के लिए ऐसा करते हैं। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। फिर दोनों मित्र बातें करते हैं और इसी दौरान जानकी देवी जो नवल किशोर की पत्नी है, वधू है, उससे ये मार्मिक बात कहती है जो नवल किशोर के व्यक्तित्व से संबंधित है कि वो किस दर्जे की हंसी मजाक करते हैं। वो कहती है, अरे तुम क्या जानो, इन दोनों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। ये बात कह कर के कहानी समाप्त होती है। भाषागत प्रयोग की बात हम करें तो कुछ मुहावरे हैं, जैसे बखेड़े में पड़ना यानी मुसीबत में फंसना। इसी तरह बुरी साइत यानी अपशकुन या बुरे मुहूर्त में घर से निकलना। ये बात बंशीधर कहता है कि आज पता नहीं किस बुरे मुहूर्त में या बुरी साइत में घर से निकले हैं कि बखेड़े पे बखेड़े हो रहे हैं, मुसीबतों में मुसीबतें आ रही हैं। इसी तरह पेट के धंधे में लगना, इस मुहावरे का उपयोग मिर्ज़ापुर स्टेशन पर जब बंशीधर भोजन करता है उसके बारे में नवल किशोर करता है। इसी तरह से राम कहानी कहना, कहानी का अंत होता है तो उसमें लेखिका कहती है कि इस तरह से मैं भी इनकी राम कहानी लिख करके मैंने ख़त्म की। तो लेखिका कहानी को राम कहानी कहती है इन दोनों की। तो इस तरह से कहानी समाप्त होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो कहानी के 5 तत्व होते हैं, चरित्र होते हैं, चरित्र चित्रण होता है, देश काल होता है, संवाद होता है, उद्देश्य होता है, ये जो चीज़ें होती हैं, तो कथानक होता है। तो हम देखते हैं इसका कथानक बड़ा मतलब नाटकीय है। कहानी की शुरुआत में अलग है और जब लास्ट कहानी का जो अंत होता है उसमें हमें एक नाटकीय मोड़ देखने को मिलता है कि वह धुलाई वाली स्त्री है, वह और कोई नहीं नवल किशोर ही है। इस तरह हंसी मजाक से परिपूर्ण एक कहानी है। इसमें थोड़ा रहस्य रोमांस का भी पुट है। तो मित्रों, आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।